गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज हम चैप्टर 4 का एक पूरा रैपिड रिवीजन करेंगे पूरा ढंग से, जो आपको एग्जाम के टाइम पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, चैप्टर 4 भाई बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं। एक दो जगह थोड़ा बहुत रटना है, जहाँ पे अप्रूवल अप्रूवल वाली चीजें। इसके अलावा बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जहाँ आप इजीली 5 से 6 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो। इतना ही वेटेज है इसका। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जहाँ इसमें फुल में से फुल आप इजीली ला सकते हो। चैप्टर 4 का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे, क्या क्या देखेंगे कि भाई हिस्टोरिकल स्केच, वो इतना काम करनी है, एंशियंट इंडिया, इंडिया अंडर ब्रिटिश, और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस से हमारा काम की बातें हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी 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 होती है, मैक्रो पॉलिसीज वगैरह, सेक्टोरल पॉलिसीज वगैरह सब, और फिर इकोनॉमिक चेंज इन प्रोसेस इन इंडिया, ये सब क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो वाली बात थी भाई, रमन और उसके दोस्त वाली, याद है आप सबको। फिर इधर एक मेन सबसे बात ये आई थी कि इंडिया के अंदर इंपोर्टेड कार्स अगर बेचना है बाहर की कंपनी को, तो दो तरीके से बेच सकते हैं। या तो आप इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाओ, या होली इंडियन ओन सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करो। ज्वाइंट वेंचर का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, टोयोटा मोटर्स और किर्लोस्कर, टोयोटा और किर्लोस्कर। ठीक है, और होली उनका एग्जांपल क्या है, ऑडी इंडिया, हिंडा इंडिया। हिंडा इंडिया का पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है क्या, चलो याद है सबको भाई, बाहर की कंपनी को इंडिया के अंदर कार बेचनी है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। सर दो तरीके से बेच सकते हैं, या तो इंडियन कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर बनाओ, एग्जांपल है टोयोटा मोटर्स ने किर्लोस्कर मोटर्स के साथ किया, या इंडिया के अंदर वो बाहर वाली कंपनी को होली ओन इंडियन सब्सिडरी खोलनी पड़ेगी, जैसे हिंडा इंडिया, ठीक है, और ऑडी इंडिया। टेस्ला ने भी शायद टेस्ला इंडिया ही खोली है। ठीक है क्या, तो ऐसे बेच सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आई थी सिन क्वा नन, कि भाई मैं कहीं भी किसी भी जगह बिजनेस कर रहा हूं तो उधर की मुझे पॉलिसीज को पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं अपना बिजनेस उस हिसाब से कर पाऊंगा। तो व्हाट डू मीन बाय सिन क्वा नन, मैंने लिखवाया भी था रितिका। इसेंशियल कंडीशन, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या, ठीक है। फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया पे आ जाओ सीधा। भाई एंशियंट इंडिया इतना कुछ काम का नहीं, ब्रिटिश इंडिया भी कुछ काम का नहीं, सीधा इंडिपेंडेंस के बाद का आ जाओ। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद से सारी चीजें चालू हुई। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद से क्या फॉर्म हुआ था, एक प्लानिंग कमीशन, जिसको मोदी जी ने नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। लेकिन अब नीति आयोग क्या करता था, या मैं बोलूं प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर के इंडस्ट्रियल प्लान लाता था, राइट क्या, और वो 5 साल बताते थे कि भाई सरकार क्या क्या काम करेगी। करेक्ट क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951। उसके बाद आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। हर 5 साल में ऐसे प्लान्स अभी भी आते हैं। ये आपने शायद आपके फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन इको के अंदर देखा होगा, राइट। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट के लिए यस बोल रहा है, या उधर देखा था उसके लिए यस बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है क्या। तो भाई आप सबको एक बात ध्यान होगी, उस पर आ जाओ, पॉलिसी ऑफ द 50s एंड 90s में, कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस किया था तो भाई ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रोइंग नेशन, बहुत हाल खराब थे। और दो चीजें थी, एक तो प्राइवेट सेक्टर इतना स्टैब्लिश्ड ही नहीं था, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, करेक्ट। और तब देश नया नया आजाद हुआ था, तो भाई प्राइवेट सेक्टर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दे नहीं सकते थे, वरना क्या होता, उनके हाथ में वेल्थ क्रिएशन हो जाती। तो इस चक्कर में स्टार्टिंग में क्या था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट पॉलिसीज होती थी। इंडिया की इकोनॉमी भी पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट थी, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत कम जगह काम कर सकते थे। ठीक है, आओ, टेबल इंपॉर्टेंट है। तो एविडेंट नेचर भाई पॉलिसी रेजिम का मिड 50s और 1990s के बाद। 1990s मतलब जब एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो ठीक है। हाँ, तो 1991 के बाद, जैसे 1990s के बाद क्या आता है, एलपीजी, तो उसके थ्रू कंपैरिजन है। तो मिड 50s में मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें डोमिनेंट सेक्टर क्या था, पहले कौन सा डोमिनेंट सेक्टर था, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक। तो उधर अंडरलाइन कर लेना पब्लिक। कितनी और क्वेश्चन भी आता है कि 1950s में इंडिया की इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक सेक्टर, तब उसी का था। ठीक है, अब 90s का तो पूरी कैपिटलिस्टिक हो चुकी है, करेक्ट। तब कैसे होती थी, तब इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, अब पूरा मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ रखा है, डिमांड सप्लाई उस पे छोड़ रखा है। पहले इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी, क्लोज थी, राइट, लाइक दिया, ठीक है।
लेकिन आफ्टर 1990s क्या हो चुका है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बाहर वाले लोग इंडिया में आके काम कर सकते हैं, इंडिया वाले लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। पहले क्या था, रोल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह इसमें उनका बहुत ज्यादा क्या था, क्या मैं बोलूं तो इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था। अब इतना ज्यादा नहीं रहा है, अब बस वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देते हैं, उसको भी मोदी जी में बोलूं तो कम करते जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पहले रेगुलेशन एंड कंट्रोल बहुत था, अब बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन हो चुका है, ठीक है क्या, ठीक है चलो। सीधे ठीक है, सीधा आ जाओ स्पेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस। तो इधर सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी, पहले मैक्रो लेवल पे मतलब सबके लिए, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और सेक्टोरल पॉलिसी जिसमें आ जाती है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अच्छा इधर है ना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन इस पे ऐसे भी आता है, एक तो कि क्या फिस्कल पॉलिसी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, वो तो अभी देखेंगे। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड ऑड वन आउट, मतलब नीचे की 3 पॉलिसी दे देंगे जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और चौथा कुछ और ही कुछ भी रैंडम पॉलिसी दे देंगे, तो यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। समझा, ऑड वन आउट मतलब जो इन जैसा नहीं है, कुछ अलग बिल्कुल, ठीक है क्या, समझा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी आर द पॉलिसीज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना टैक्स से कमाएगी, कितना उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है सर, मॉनेटरी पॉलिसी सारी वो पॉलिसीज है रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट कितना करना है, क्रेडिट कंट्रोल वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह कितना करना है। मैं बोलूं कितनी बार आरबीआई करता है ये सारी चीजें, हाँ या ना। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी इन शॉर्ट में बोलूं तो इट इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट की इनकम, राइट, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है चलो आ जाओ। जैसे इसका एग्जांपल वो भी है, अभी जैसे आया भी था कोविड-19 के बाद, मोदी जी और निर्मला ताई आई भी थी, कितने करोड़ का पैकेज था, 20 लाख करोड़ का पैकेज राहत ऐसा आया था। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जल्दी बताओ करेक्ट, ठीक है आ जाओ। फिर आए मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। तो इधर 5 फैक्टर्स हैं, कौन से, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट। यहां ये बोला कि किसी भी जगह, किसी कंट्री में आपको काम करना है या कोई कंट्री के अंदर आपको बिजनेस करना है या नहीं, तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं मेजर, हम 5 ये फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं, मैक्रो पॉलिसी के इंडिकेटर्स हैं कि ये बताते हैं कि इनको देखकर कि यहाँ पे बिजनेस कंड्यूसिव है या नहीं। बिजनेस कंड्यूसिव है या नहीं का मतलब कि क्या यहाँ पे बिजनेस फेवरेबल है करना या नहीं, सपोर्टिंग है या नहीं। अच्छा व्हाट इज जीडीपी, फुल फॉर्म मत बताना, जो वैल्यू है सर, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है, दैट इज जीडीपी। अच्छा अब किसी जगह की, अगर किसी जगह की जीडीपी राइज हो रही होगी, जीडीपी किसी की जगह की भी राइज हो रही होगी, तो आपको एक ऑप्टिमिज्म आएगा कि यार यहाँ पे काम करना चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ जबरदस्त है। अब एक जगह की जीडीपी गिरी हुई है तो आप वहां जाओगे क्या बोले यार ये तो गिरे जा रहे हैं। हाँ बेस्ट एग्जांपल जैसे ले लो, नॉर्मल कंडीशंस में पाकिस्तान में आप बिजनेस करने जाओगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको लगेगा यार इनकी तो हालत थोड़ी टाइट है। अब इंडिया जैसे आफ्टर कोविड बहुत ही अच्छी तरह से राइज कर रहा है, तो अब यहाँ पे अब पैसा लगाना सही है, हाँ या ना। तो जीडीपी राइज हो रहा होगा तो वहां पे इकोनॉमिक कंड्यूसिव है, बिजनेस करना उधर कंड्यूसिव होगा, ठीक है क्या, डिमांड एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी। अगला आया इन्फ्लेशन। भाई अब इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, बीच का रहना चाहिए। अगर बिल्कुल लो इन्फ्लेशन हो गया मतलब डिफ्लेशन हो गया, बोले तो सेडेशन ऑफ इकोनॉमी, ये तो वो भी बहुत अजीब लगेगा कि यहाँ तो कुछ बिकने ही नहीं वाला, हाँ या ना, कि बिल्कुल ही लो चल गया, इन्फ्लेशन का पूरा उल्टा डिफ्लेशन हो गया तो भी दिक्कत है। और इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा ही हाई हो गया तो भाई काम करना महंगा हो जाएगा। अरे कॉस्ट कितनी महंगी हो जाएगी, प्रोडक्ट को लाना, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पेट्रोल अभी हो रखा है 107,
9 हो गया, डीजल हो गया 100 रुपया, ए नहीं तो हम भी सारे वो हो जाएंगे किसकी नहीं राजू की मम्मी की तरह, हाँ राजू समझ गए 3 इडियट्स, उसकी मम्मी की तरह हो जाए कि भाई अब तो क्या भिंडी हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो वहां बिजनेस कर पाएंगे क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि भाई उधर हर चीज को खरीदने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मॉडरेट होना चाहिए बीच का, कि भाई थोड़ा हम कमा भी ले और थोड़ा सस्ते में भी आ जाए। तो दैट शुड बी द इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट। अब अगला आया टैक्स रेट। अब बताओ अगर कहीं टैक्स रेट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये तो आप वहां बिजनेस करना चाहोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जितना ज्यादा कमाओगे साला जितना ज्यादा सरकार ले जाएगी टैक्स, हाँ या ना? देशभक्ति वगैरह है ये, लेकिन जब खुद के जेब से जाता है तो कोई देशभक्ति नहीं देखता है, प्रैक्टिकल बात है, हाँ या ना? तो अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप वहां पे बिजनेस करना नहीं चाहोगे। आया भी था कि इंडिया से बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर, बिलियनर्स मिलियनर्स बहुत सारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का टैक्स रिजीम इज व्हाट, वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन अगर किसी कंट्री का टैक्स रिजीम बहुत लो साइड पे है तो फिर तो मैं वहां काम करना चाहूंगा, है ना? और आपने अगर वो देखा भी होगा, वो पनामा वाले चीजें या पेपर्स वगैरह देखे होंगे, या बहुत सी जगह जहाँ पे शेल कंपनीज क्रिएट करते हैं बाहर, वहां करते भी इसलिए ही है। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वहां पर टैक्स रेट कम होती है, तो यहां से इनकम उधर घुमा कर टैक्स का थोड़ा बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर टैक्स रेट विल बी लोअर तो इट विल बी ऑन अ बेटर साइड बिजनेस करने के लिए। अगला आया इंटरेस्ट रेट। ये कौन सी इंटरेस्ट रेट है? बैंक से मैं लोन ले रहा हूं, मैं बैंक से अगर लोन ले रहा हूं तो वो वाली जो रेट है, ब्याज दर हिंदी में बोले तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी ये तो मैं लोन ले पाऊंगा क्या? नहीं। बिजनेस कंड्यूसिव होगा क्या? नहीं। और ऑब्वियसली मेजर ऑफ द बिजनेस इज डन ऑन क्रेडिट ओनली। आप लोन लेके ही काम करते हो जितना बड़ा बिजनेस होगा। मैं 5,000 करोड़ का प्लान डाल रहा हूं, तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भैया 5,000 करोड़ पे तो बहुत इंपैक्ट आ जाएगा, हाँ या ना? उसका वर्किंग कैपिटल उसको चुकाना ही भारी काम पड़ जाएगा, करेक्ट? लेकिन इंटरेस्ट रेट लो होगी तो मैं भाई और लोन लूंगा, है या ना? राइट? तो इंटरेस्ट रेट विल बी लो, तो कैन आई से कॉस्ट ऑफ फंड्स विल आल्सो बी लो। इट इज अ कंड्यूसिव सिचुएशन टू बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए कंड्यूसिव सिचुएशन है। अगला है एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज रेट भी मॉडरेट होगी, मतलब ऐसे ज्यादा हाईली वॉलेटाइल नहीं और अच्छी मॉडरेट है, तो मैं बोलूं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंपोर्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट, अगर हमारी करेंसी बाहर की करेंसी से अच्छी हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक अच्छा इंसेंटिव है। समझा क्या सबको? तो जल्दी देखो, जीडीपी आपके सबके टेबल भी होगी, सब टेबल पर ही है, तो टेबल पर देख ले, इंपॉर्टेंट है। जीडीपी अगर राइज हो रही है तो इकोनॉमिक ऑप्टिज्म एंड हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन, अभी लॉजिक भी देगा। इन्फ्लेशन मॉडरेट रहना चाहिए, तो भाई डिमांड भी रहेगी और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस भी रहेगी। टैक्स लो होगा तो इंसेंटिव है इन्वेस्टर्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम। पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम मतलब टैक्स देने के बाद भी इनकम अच्छी बचेगी, ठीक है क्या? अब जैसे आप कहीं भी जाओ, डोमिनोज का पिज्जा अपन ऑर्डर करते हैं, हाँ, तो वैसे सस्ता लग रहा होता है, ये फिर जब वो 18% लग के आता है, लगता है इतने पैसे कहाँ लग गए, है ना? अब आप बिजनेस पॉइंट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसका 30% टैक्स लग रहा है, ठीक है क्या? 30% टैक्स लग रहा है। अब वो 1 करोड़ कमा रहा है, 30 लाख टैक्स में जा रहा है, तो यह भारी है, दिल दुखेगा, है ना? ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर लो होगी तो कॉस्ट ऑफ फंड्स विल बी लो एंड एक्सचेंज मॉडरेट होगा तो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन मिलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, और एक्सपोर्ट करने के लिए एक इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है क्या? चलो आ जाओ। पॉलिसी फ्रेमवर्क, भाई सीधी सी बात बोला कि पॉलिसीज वगैरह कौन बनाते हैं? जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो देखती है, देखती है इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। Policies are framed and thus implemented and their impact is felt. There can be several ways for implementing the policy. पूरा पॉलिसी का फॉर्मुलेशन देख रखा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज के लिए बनानी है, फिर उसके हिसाब से हम कंटेंट बनाते हैं पॉलिसी का, फिर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको पॉलिसीज को लाते हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी इंस्टीट्यूशंस एंड फिर इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर मार्केट्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस पॉलिसीज का इंपैक्ट देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है। अब आ जाओ अगले पेज पे जो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट। 4 तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, मैं बोलता हूं 4 तरह की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट भी याद करना है कि वापस ऑड वन आउट आ जाए तो, ठीक है? या विच इज नॉट अ गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे भी आ सकता है। प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिंग एंड फैसिलिटेट डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव नाम से समझ आ रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो भाई प्रोटेक्टिव पॉलिसीज क्या होती है सर? दे एम टू प्रोटेक्ट द बिजनेसेस सो दैट दे मे सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो।
भाई लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ग्रो बचा रहे हैं, ऐसा, ठीक है क्या? जैसे एग्जांपल दे रखा है, ड्यूरिंग मिड 50s to 80s रिस्ट्रिक्टेड द एंट्रीज ऑफ एमएनसी इन इंडिया सो दैट इंडियन फर्म्स ग्रू इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोरारजी देसाई। जानते हैं क्या कौन थे? कौन थे भाई? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी गवर्नमेंट थी जिसका नाम था जनता गवर्नमेंट। जिसका नाम क्या था? जनता गवर्नमेंट। इन्होंने 1977 में कोका कोला को देश के बाहर कर दिया था, स्वदेशी को, और लोकल ड्रिंक लेकर आए थे। तो ये लोकल ड्रिंक को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और तब मैं बोलूं तब इंडियन मार्केट इतना स्टैब्लिश्ड भी नहीं था, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज हुई थी। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। अगला आया रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज नाम से समझ आ रहा है, ये कोई बेनिफिट्स वगैरह को कम करते हैं या कोई कर्टेल करते हैं, कि कोई भी बिजनेस अगर अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है तो उसको कर्ब करते हैं, क्योंकि उसकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, जिससे बाकी लोगों के लिए इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। पुट अ कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ, इट शुड बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। क्यों डेट्रीमेंटल? अगर उसकी कुछ ज्यादा ग्रोथ हो गया और उसने मोनोपोली क्रिएट कर लिया तो भाई फिर वो तो पब्लिक को भी लूटेगा ही, हाँ या ना? करेक्ट क्या? ठीक है, तो इधर दो चीजें आती हैं, एक तो था एमआरटीपी एक्ट। अब एमआरटीपी एक्ट है क्या? नहीं, एमआरटीपी एक्ट किससे रिप्लेस हो चुका है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सिमिलरली एमआरटीपी कमीशन था विच हैज बीन रिपेल्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बातें याद है, ठीक है। तीसरा आया रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी पॉलिसीज मतलब कि भाई बिजनेस को फ्रीडम के थ्रू करना तो फंडामेंटल है, लेकिन वो कुछ भी गलत ना करते तो उनको रेगुलेट करना भी जरूरी है। रेगुलेट नाम से समझ आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस करना जरूरी है। तो थ्रू इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज आती है, हाँ या ना? ठीक है, तो भाई ये क्या करते हैं? क्लियरली सच पॉलिसीज एम एट पुटिंग इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटी और मार्केटिंग। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। These are ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, which policies aim at putting in place an institutional setup। तो रेगुलेटरी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल इज अ हाईलाइट कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आते हैं ना आरबीआई वगैरह इंस्टीट्यूट्स, तो इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही हम बिजनेस को, उस पर्टिकुलर मार्केट को रेगुलेट करते हैं। जैसे हर्षद मेहता ने भैया जोरदार काम किए थे, इसी चक्कर में जल्दी से सेबी आया। तो सेबी क्या करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, करेक्ट क्या? मनी मार्केट को और नॉर्मल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस को इरडा या आईआरडीए, कुछ भी बोल लो। कंपटीशन को कंपटीशन एक्ट, ठीक है क्या? ऐसा। तो दिस इंस्टीट्यूशन सेटअप माइट कंप्राइज द मिनिस्ट्रीज वगैरह भी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी दिख रही होंगी नीचे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, डीजीएफटी, ठीक है क्या? इधर इनको ये देख लेना, ये किसको रेगुलेट करते हैं। जैसे डीजीएफटी ऑटोनोमस, देखो आरबीआई जैसे रेगुलेट करता है मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस को, ठीक है। सेबी करता है कैपिटल इक्विटी बॉन्ड डेरिवेटिव मार्केट्स को, आईआरडीए करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। किससे ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सेबी, आईआरडीए एंड आरबीआई? तो इसका आंसर क्या है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज। मैंने पहले भी लिखवाया था, कितनी बार क्वेश्चन आता है भाई, ये आरबीआई, सेबी, आईआरडीए क्या है? तो दीज आर व्हाट? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज, ठीक है। अगला आया सर फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज। ये नाम से समझ आ रहा है, ये वो हैं जो बिजनेस को कंड्यूसिव करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करते हैं। आर द वंस व्हिच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी। कंड्यूसिव पॉलिसीज को पक्का मार लेना, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे कोई भी सेक्टर, जैसे एमएसएमई की पॉलिसीज आई, मेक इन इंडिया वाली तरह की चीज आई, एनएसडीसी, डीआईसी है जो, ये सारी क्या है? बिजनेस को फैसिलिटेट करने की पॉलिसीज है। तो जल्दी से देखो, 4 तरह की पॉलिसीज है, कौन सी? प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिंग। प्रोटेक्टिव क्या है? ये इंडियन मार्केट को या डोमेस्टिक मार्केट या पर्टिकुलर किसी मार्केट को या सेगमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, जैसे अपने जनता गवर्नमेंट वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। फिर क्या आई? रिस्ट्रिक्टिव, कि भाई किसी को भाई ग्रोथ होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाए जिससे वो फेयर प्ले ही नहीं रहे मार्केट में, राइट, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस के लिए आती है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। कौन कौन आता है? जैसे एमआरटीपी वाली बात है इसके अंदर और कंपटीशन वाली बात है। फिर क्या है? रेगुलेटरी। अब भाई फ्रीडम होना जरूरी है, लेकिन इसके आगे वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो गलत काम होंगे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज के थ्रू हम मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? मनी मार्केट फॉरेक्स को, सेबी कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस आईआरडीए इंश्योरेंस, ठीक है। इस तरह एक और कौन सा क्वेश्चन आता है?
दो तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, ये तो रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, दूसरा कौन सी पॉलिसीज है विच एम एट पुटिंग अप एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप जिससे ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग हो किसी सेक्टर की या मार्केट की। समझे क्या सारे? ठीक है, ये चार तरह की पॉलिसीज हैं। फिर आया था कौन सा, लिबरलाइजेशन। इंडिया के अंदर चेंज कैसे हुआ, 1990s के बाद की बात आ गई। तो लिबरलाइजेशन क्या है, कोई बताएगा जल्दी से, रेज हैंड। तान्या, हाँ, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, सीधी सी बात बोले तो। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन आया ही था आफ्टर 1991, आया ही था। कौन थे तब फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। ठीक है, तो भाई दैट वाज लिबरलाइजेशन मींस टू रिमूव और लूजन रिस्ट्रिक्शन, जिससे बिजनेस करना इजी हो, ट्रेड करना थोड़ा इजी हो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, क्या ये 1990s के थ्रू हुआ? क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे था, लाइसेंसिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी, रेड टेपिज्म वाले काम बहुत होते थे, तो इस चक्कर में लिबरलाइजेशन को हटाया। ठीक है, सीधा आ जाओ प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, जल्दी बताओ कोई, जल्दी से। ये उधर ऑनलाइन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, कैसे कर सकते हैं वो मत बताना, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो बताओ। ऐश्वर्या? ठीक है, भूमिका? करेक्ट सर, पब्लिक सेक्टर को, बिल्कुल सही बोला था ऐश्वर्या ने भी सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन हो कैसे सकता है? चार तरीके से, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों में बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको समझ आने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या आया, सबसे पहला कौन आया? डेलीगेशन आया। सबसे पहले सर आया डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में ओनरशिप जा रही है क्या? नहीं, डेलीगेशन में ओनरशिप नहीं जाती। यहां पे क्या करता है सरकार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर देता है, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि काम उनका है पर दे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जैसे थ्रू फ्रेंचाइजीज, ग्रांट्स, ये सब। ठीक है, यहां पे ओनरशिप जा रही है क्या? नहीं। यहां पे गवर्नमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, यस देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को होल्ड करता है और काम अपना किसको दे देता है? प्राइवेट सेक्टर को, कि भैया काम हमारा है, ओनरशिप भी हमारी है, लेकिन वो काम किसको दे देगा? प्राइवेट सेक्टर को। काम उनका होता है, दे किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर को। दिस इज डन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी एंड ग्रांट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, डैश इज द प्राइवेटाइजेशन टेक्निक थ्रू विच इज डन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी एंड ग्रांट। क्या है आनवी? डेलीगेशन। और डेलीगेशन का होता भी यही है, आपने बिजनेस स्टडीज में भी देखा है कि अपना काम किसी और को देखना। घर में छोटे भाई हो या बहन हो तो आपको पता होगा, बचपन से डेलीगेट ही होते आए हो, है ना? ठीक है, सेकंड आया डाइवेस्टमेंट और एक और है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट हमें साथ में करने जरूरी है। डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, किसी को याद है क्या क्या डिफरेंस था? किसी को याद है क्या क्या था बेसिक डिफरेंस इन दोनों में? नैनिशा? करेक्ट भाई, एक बात ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट में हो क्या रहा है, दोनों में एक चीज तो हो रही है क्या, कि पब्लिक अपनी ओनरशिप किसको दे रही है?
प्राइवेट को, मतलब अपने शेयर्स बेच रही है, मैं बोलूँ या मैं बोलूँ तो स्टेक शेयर सोल्ड कर रही है पब्लिक अपनी प्राइवेट को किसी भी सेक्टर की। अब व्हेन जब भी कोई सेल हुई या कोई भी स्टेक सोल्ड हुआ एंड दैट इज ऑफ मेजॉरिटी, इट इज डाइवेस्टमेंट। और मेजॉरिटी के लिए ऑब्वियसली मोर देन 50%, मोर देन 50% बेच दिया। ये ऐसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि पर्टिकुलर पीएसयू था जिसने प्राइवेट सेक्टर को अपना मेजॉरिटी स्टेक सोल्ड कर दिया, या 50% से ज्यादा कोई भी परसेंटेज लिखा है, 51, 52, तो इट विल कम अंडर डाइवेस्टमेंट। ठीक है क्या? ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या? बस स्टेक का सोल्ड हुआ, स्टेक को बेचा प्राइवेट को। पोर्शन, इधर एक वर्ड आता है क्या? पोर्शन। अब यहां अगर ऐसा लिखा हुआ है 20% बेचा या 30% बेचा या स्टेक सोल्ड किया और इट इज एम्बिगुअस की भाई बताया नहीं है, तो आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। समझा? एक डिफरेंस है क्या, बेसिक समझ जाओ। 50% से ज्यादा बेचा तो डाइवेस्टमेंट, 50% से कम बेचा तो डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? इसका एग्जांपल क्या है? मारुति सुजुकी इसका एग्जांपल है। ठीक है क्या? इसको एक बार दोनों को पढ़ भी लेते हैं। डाइवेस्टमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स द अंडरलाइन करना मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक को बक्सा मार लेना टू वन और मोर पार्टीज इन कोर्स ऑफ टाइम। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? सेलिंग अ पोर्शन, पोर्शन को बक्सा मार लेना इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज। समझा? सबको सबको मेजॉरिटी होते ही फिर कर रहा है तू कॉल में डाइवेस्टमेंट, और पोर्शन होते ही डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब अगला है एक और क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये अभी बचा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में ना ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। इधर क्या हो रहा है? इधर भाई पब्लिक सेक्टर का दबदबा होता है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली आता है और पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली को खत्म कर देता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज प्राइवेट सेक्टर। भाई यहां पे कोई ना ओनरशिप जा रही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है। यहां पे क्या? पब्लिक सेक्टर का मान लो दबदबा था, प्राइवेट सेक्टर ने धीरे धीरे अच्छा काम किया और उसको आया धीरे और उसको लात मार के नीचे फेंक दिया और वो खुद मोनोपोली क्रिएट कर दिया। जैसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है? बीएसएनएल एमटीएनएल। एक जमाने में केवल बीएसएनएल एमटीएनएल ही चलता था, राइट? हर घर के, आप हो सकता है आज भी आपके घर में लैंडलाइन हो, लेकिन मेजॉरिटी के घर में अब नहीं होगा एमटीएनएल। लेकिन पहले सबके घर में एमटीएनएल होता था और मोबाइल में बीएसएनएल की सिम होती थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है क्या? नहीं। अब तो बहुत ही रेयर किसी के पास बीएसएनएल की सिम है, और जिनके पास बीएसएनएल की सिम थी वो भी आज की तारीख में पोर्ट करा चुके हैं, राइट? इसको किसने रिप्लेस कर दिया? प्राइवेट सेक्टर ने। इधर ओनरशिप गई क्या इनकी? नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आया, अच्छा काम किया और इसको रिप्लेस कर दिया। इसका एक और एग्जांपल है एनओसीआईएल। उसको किसने रिप्लेस कर दिया? रिलायंस ने। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसको रिप्लेस कर दिया, या मैं बोलूं तो डिस्प्लेस कर दिया। समझे क्या सारे? ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड्स एंड ग्रेजुअली अनलाइन करना डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी, facilitates privatization if it enables private sector to challenge a government monopoly। जैसे बीएसएनएल एमटीएनएल को प्राइवेट सेक्टर ने किया। इधर चाहो तो एक और एग्जांपल लिख सकते हो, एनओसीआईएल और आरआईएल वाला, ये वाला, कि एनओसीआईएल गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी थी जिसकी मोनोपोली थी और उसको डिस्प्लेस कर दिया किसने? आरआईएल ने। ठीक है, चलो चलो अब क्या बचा? इनवर्ड एफडीआई। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एफडीआई। ये कर लिया था सबने? ठीक है, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले मुझे कोई बताए व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके आगे हाँ, एफडीआई क्या है? मयंक
ठीक है तान्या, ठीक है आयुष, आयुष करेक्ट करेक्ट भाई। इंडिया के अंदर कोई भी, इंडिया हटाओ, कोई भी होम कंट्री है उसके अंदर बाहर की कोई कंट्री का कोई कंपनी या कोई भी इंसान आके अगर उस होम कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है फॉर अ मेजोरिटी स्टेक और फॉर अ मोर गुड स्टेक फॉर द लॉन्ग टर्म, इट इज नोन एज एफडीआई। मोदी जी तो बहुत ज्यादा एफडीआई पे कर रहे हैं। अरे भाई तुम लोग बोलते रहते हो कि घूमने जा रहे हैं, ये वो उधर एफडीआई लेके आ रहे हैं वहां से, हाँ या ना, हंस क्यों रहे हो? ठीक है क्या? तो भाई एफडीआई इज व्हाट दैट, कि भाई यहाँ पे इसको क्या होता है, इससे देश की भाई बहुत ज्यादा तरक्की होने के चांस रहते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी एफडीआई इज अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ, कि भैया एफडीआई की वजह से ग्रोथ आती है। ठीक है क्या? अब ये ऑब्वियसली हो भी क्यों पाया पॉसिबल? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस इज पॉसिबल, राइट। अब अच्छा होता क्या है, एफडीआई के उधर देखो लिखा हुआ भी है, थर्ड पैराग्राफ में आपको डेफिनेशन भी दिखेगी। मे बी डिस्क्राइब्ड अनलाइन करना एज अ फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन अ different nation by capturing a majority stake underlying and ownership in a company in the target country or by expanding operations of the existing business in that country। भाई एक कंट्री है, इंडिया ले लो, उसके अंदर बाहर की कोई कंट्री का एंटरप्राइज, जैसे मान लो गूगल, अमेजॉन, उसने इंडिया की किसी कंपनी के अंदर परचेज किया, मेजॉरिटी स्टेक किया, तो दैट इज एफडीआई। वॉलमार्ट का एग्जांपल दे सकता हूं क्या? फ्लिपकार्ट वाला कितना परसेंट? 81%। ठीक है, चलो याद आया क्या? अब इधर बात आया कि एफडीआई सर कितना परसेंट कर सकते हैं, तो हर जगह अलग अलग परसेंटेज है, कहीं 100% है, कहीं 26 है, कहीं कैपिंग कर रखी है। अब इधर दो बात आती है, एफडीआई इंडिया के अंदर ऐसे ही आ सकता है क्या सर? अब भाई देखो बाहर का इंडिया में आके मेजोरिटी ले रहा है, तो भैया एक लफड़ा वाला काम भी तो हो सकता है, हाँ या ना? लफड़े वाले काम भी तो हो सकते हैं, टेररिज्म वगैरह कितने गलत काम कितने हैं आज की तारीख में, तो वो लोग भी आके ओनरशिप ले ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या बोला, एफडीआई इंडिया के अंदर दो रूट के थ्रू आ सकता है, एक तो है क्या, ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जहां पे परमिशन लेनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट में रूट में परमिशन किससे लेते हैं? एफआईपीबी। एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। देखो इस चीज से है ना तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या, कि जहां सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती उस रूट को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक रूट। अगला क्वेश्चन आता है जहां परमिशन लेनी पड़ती है और अ रूट विच इज अदर देन ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। तीसरा क्वेश्चन आता है एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है? एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। समझे क्या भाई? समझे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, दैट इज एफआईपीबी। अब यहां पे आया, बहुत सारी जगह बैन भी कर रखा है भाई, अब बहुत सारी जगह जहां पे एफआईपीबी आ ही नहीं सकता, जैसे डिफेंस वगैरह। अब यहाँ पे आ जाए तो भैया देश का डिफेंस ही दूसरों के हाथों में हो जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। सेम ऐसा मीडिया डिफेंस में, सेम ऐसा मीडिया में, राइट। मीडिया के तो आपको हाल पहले ही पता है, अब ये बाहर की हाथों में आ जाए तो और दिक्कत हो जाए, हाँ या ना? ठीक है, तो उधर बहुत सारी जगह है जहां पे ना ही एफडीआई इज व्हाट प्रोहिबिटेड, उसको स्टार मार्क कर लेना। और ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एफडीआई बहुत सारी जगह जहां पे प्रोहिबिटेड है, मतलब ना तो अपने आप आ सकते हो ना ही ये लोग परमिशन देख सकते हैं। मतलब इधर वो वाला मीम होगा, मेरी तरफ ना देखिए मैं आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, तो ये वो वाली जगह है जहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सी जगह जहां प्रोहिबिटेड है, मतलब 0 1% भी अलाउड नहीं? एटॉमिक एनर्जी नॉट परमिटेड, लॉटरी बिजनेस नहीं है, गैमलिंग बैटिंग नहीं है, बिजनेस ऑफ चिट फंड नहीं है, निधि कंपनी, निधि कंपनी आई होप आपको याद है सेक्शन। अच्छा, ऋतिक वर्मा, हाँ
वो उधर सबसेक्शन ही है। हाँ, सेक्शन 406 ने निधि कंपनी को डिफाइन किया था। ठीक है, ये कोई बात नहीं, लॉ में आएगा, इधर मत लिख देना, इधर तो तुम लिख ही नहीं पाओगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हाँ, फिर एग्रीकल्चर, ये देखो, ये जो 6th और 7 पॉइंट है ना, इनको और इंपॉर्टेंट मार्क करो, इनको और इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो सुनो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ये ऊपर की 5 चीजें है ना, आप याद नहीं करोगे तो भी दिमाग देख के लग जाएगा कि हाँ इधर तो अलाउड नहीं है। जो ट्विस्ट है ना ये 6th और 7th में, कि देखो एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब इनमें अलाउड है, मतलब इनमें अलाउड है। किन किन में? फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्किकल्चर, यहाँ पे अलाउड है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन एंड सर्विसेज। ये भी अंडरलाइन करना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया कि फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं लेकिन इट इज नॉट अंडर कंट्रोल कंडीशन, देन इज इट अलाउड? नो। ठीक है क्या? ठीक है। फिर ऐसा ही है प्लांटेशन एक्टिविटीज, उसमें भी अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन कर सकते हैं, तो इसका मतलब टी प्लांटेशन में अलाउड है। पीछे एमसीक्यू भी दे रखा है, एफडीआई इज अलाउड इन, तो वहां पे टी प्लांटेशन भी लिखा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आया भी था, ए सर ये कैसे, आपने तो मना किया था ना, तो भाई अदर देन टी प्लांटेशन है, बेसिक अंग्रेजी। ठीक है क्या? ठीक है, तो टी प्लांटेशन में मतलब अलाउड है। और ऊपर वाले जो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे हैं, दिस आर अलाउड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। याद आया? याद आया? ठीक है। हाउसिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस में नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स कर सकते हैं, ये सारे काम में कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन टीडीआर आर ऑल्सो नॉट अलाउड। ये सब क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, शीरूट, ये सब मुझे नहीं पता, तो ये सारे काम भी नहीं है। सिगरेट, पता नहीं क्या है, सिगरेट्स ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऐड में मुकेश आता है, हैरी नहीं आता। ठीक है क्या? हाँ, अब तो मुकेश भी नहीं आता, अब तो कौन आता है? अब तो पता नहीं कौन आता है, मुझे याद नहीं, पिक्चर देखे जमाना हो गया। हाँ, कौन आता है? हाँ सेम। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब अगला आया एफआईआई। एफआईआई कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस पे भी आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये कौन है? ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? इनके लिए तो लिख भी लेना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये ऐसे लोग होते हैं बाहर के जिनके पास खूब पैसा है, जिनके पास खूब पैसा है, तो ये क्या करते हैं? देखते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं इस कंट्री में अभी पैसा कमाने का मौका है, इस कंट्री में भी पैसा कमाने का मौका है, तो उस कंट्री में आते हैं, पैसा लगाते हैं, इतना सारा पैसा लगाते हैं और ऑब्वियसली इनका एक इंपैक्ट अच्छा होता है, तो मार्केट अलग लेवल पे बुलिश होके ऊपर पैसा कमाते हैं। और जब उसका यूफोरिया खत्म होने वाला आता है तो उधर वो बेच के टाटा बाय बाय हो जाते हैं। इतना ही था जो था। ठीक है क्या? वो मिर्जापुर वाला जो मीम है, ठीक है क्या? तो जो था बस वहीं तक था, तो वो होता है और वो चले जाते हैं। तो इस चक्कर में देश की ऐसी तैसी फिर बाद में हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए होती है। और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब ये एग्जिट कर रहे होते हैं तब घुसते हैं और हम महंगे में खरीदते हैं और फिर भैया बंटाडाल हो जाता है। करेक्ट क्या? तो इसीलिए कोई भी कंट्री एफआईआई को प्रमोट करती है क्या? नहीं। वो किसको प्रमोट करती है? एफडीआई को। व्हाई? बिकॉज एफडीआई इज सस्टेनेबल, वो लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। पीछे क्वेश्चन भी है ब्लैक वाला, क्या नाम है पता कौन सी कंपनी? ब्लैक रॉक ऐसा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो उसने इतना इन्वेस्ट किया। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से समझ जाना वो कौन है? एफआईआई। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है? अपनी रिस्क को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए तो कभी करेंगे, कम करने के लिए या कहीं से प्रॉफिट गेन करने के लिए किसी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी रिसर्च टीम बहुत जोरदार होती है, उस मार्केट में फायदा उठाते हैं, इनकी वजह से बुलिश होता है। फिर जब उस मार्केट का मतलब पूरा खत्म हो जाता है तो ये छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ। अगला आया इन इसी चक्कर में, अच्छा एक बात क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट किसको प्रीफर करती है, एफडीआई को या एफआईआई को? एफडीआई को। ठीक है, फिर अगला आया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, मतलब ओएफडीआई। मतलब एफडीआई, नॉर्मल एफडीआई में क्या हो रहा था? बाहर के लोग, उसको हम कहते हैं इनवर्ड, मतलब बाहर की कंट्री हमारे अंदर निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ओएफडीआई क्या है? हमारी कंपनीज बाहर की कंट्रीज की कंपनी में, अक्षय कुमार वाला अभी रिवर्स हो गया, उल्टा हो चुका है, अब हम बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करें तो दैट इज ओएफडीआई। जैसे यहाँ पे वो एयरटेल का है, एयरटेल ने अफ्रीका वगैरह के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। समझा क्या? तो भाई इनवर्ड एफडीआई बोले तो हमारी कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मैं बोलूँ तो इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्ट कर रहा है बोले तो, और ओएफडीआई मतलब इंडिया की कंपनी
बाहर, मैं बोलूँ तो फॉरेन के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इन्वेस्ट मिल रहा है या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है क्या? चलो, तो इसी तरह हमने पूरा खत्म किया। 5 मिनट में पूरा वापस एक बार खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। हमने देखा इंडिया के अंदर सरकार बेचनी है बाहर की कंपनीज को, दो तरीके हैं, क्या क्या सर? ज्वाइंट वेंचर या इंडियन कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करो या होली ओन इंडियन सब्सिडरी करो। ज्वाइंट वेंचर वाला एग्जांपल क्या है? टोयोटा विद किर्लोस्कर मोटर्स। बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर होली ओन सब्सिडरी कर रहे हैं, हुंडई इंडिया, पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, ऑडी इंडिया ले लो, टेस्ला इंडिया ले लो, ठीक है। फिर आया पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो हम आए थे सीधा इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस 1950s में पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट था, अब प्राइवेट सेक्टर में बोलूं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो गई है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्लान कब आया? 1951 में। 1956 से भाई तब किसको इंपॉर्टेंस थी? पूरी पब्लिक सेक्टर को, क्या थी पूरी? उन पर फेवरिज्म था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना केपेबल नहीं था। पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब क्या है? ओपन इकोनॉमी है, मैं बोलूं वाइड इकोनॉमी अब, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले बहुत ज्यादा रेगुलेशन वगैरह था, अब लिबरलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। फिर हम आए इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मैक्रो लेवल पे फिस्कल एंड मॉनेटरी, और सेक्टरल लेवल पर एग्रीकल्चर, ये सब दे रखा है। फिस्कल पॉलिसी क्या था सर? फिस्कल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसका टैक्स से और नॉन टैक्स से कितना रेवेन्यू होने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हमने देखे थे सर 5 मैक्रो पॉलिसी के फैक्टर्स के इंडिकेटर्स जो बिजनेस को बताते हैं कंड्यूसिव है या नहीं। जीडीपी, टैक्स रेट, सॉरी जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। जीडीपी अगर राइजिंग होगा तो ऑप्टिमिस्टिक है, डिमांड वगैरह रहेगी। इन्फ्लेशन मॉडरेट रहना चाहिए क्योंकि कम हो जाएगा तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तो भी सर दिक्कत। टैक्स अगर लोअर होगी तो इन्वेस्टर्स के लिए इंसेंटिव है फॉर पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट अगर लो होगी तो सर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी लो हो जाएगी, और एक्सचेंज रेट मॉडरेट रहेगी तो डोमेस्टिक को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह देखा था, 4 तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिव, ठीक है क्या? उसको हम डेवलपमेंटल भी बोलते हैं। रेगुलेट प्रोटेक्टिव पॉलिसीज क्या हुई सर? ये वो पॉलिसीज हैं जो बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है जिससे वो सस्टेन कर पाए और कंपीट कर पाए। जैसे इसका एग्जांपल मोरारजी देसाई वाला, गवर्नमेंट ने कोका कोला को इंडिया से बाहर कर दिया था। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी सर, अगर कोई बिजनेस कुछ ज्यादा लेवल पे ग्रोथ ना कर जाए या उसकी मोनोपोली ना हो जाए तो इसलिए ये ऐसी पॉलिसी जो रिस्ट्रिक्ट करता है जिससे फेयर प्ले रहे। एमआरटीपी, कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। फिर आया रेगुलेटरी पॉलिसी, सर फ्रीडम होना जरूरी, फंडामेंटल है, लेकिन चीटिंग वीटिंग ना हो जाए, गलत काम ना हो जाए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने जरूरी है। तो रेगुलेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप लाते हैं जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को या मार्केट को ढंग से रेगुलेट कर पाए। आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट को। सेबी कैपिटल मार्केट को। आईआरडीए इंश्योरेंस को, ठीक है। इधर कितनी बार क्वेश्चन आता है ये कौन सी बॉडीज हैं? तो दीज आर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। फिर आया फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसी, सर ये वाली पॉलिसीज है जिससे बिजनेस कंड्यूसिव हो पाता है, फैसिलिटेट हो पाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमईज वाली पॉलिसीज, ठीक है क्या? इसके अलावा एनएसडीसी, डीआईसी, ये वाली सारी पॉलिसीज, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन आया था 1991 के बाद, तो लिबरलाइजेशन इज रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। तो पहले पब्लिक सेक्टर पे था, अब प्राइवेट सेक्टर पे आ गया, बहुत सारी जगह वो आ सकते हैं। फिर हम आए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में देना। 4 तरीके से हो सकता है सर, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। डेलीगेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? अपना काम प्राइवेट सेक्टर को देता है। दिस इज डन थ्रू फ्रेंचाइजीज, ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ओनरशिप जा रही है क्या? नहीं जा रही। फिर आया डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हमेशा साथ में करना। अगर प्राइवेट सेक्टर को मेजॉरिटी स्टेक गया है तो ये क्या है? डाइवेस्टमेंट। पोर्शन ऑफ स्टेक गया है, डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, मेजॉरिटी या 50% से ज्यादा लिखा है तो उसको डाइवेस्टमेंट कर देना, और उस पोर्शन या 50% से कम है तो डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का एग्जांपल मारुति सुजुकी वाला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? ओनरशिप जारी क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली होती है, प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे ग्रेजुअली आता है और पब्लिक सेक्टर को डिस्प्लेस कर देता है और उस पूरे मार्केट पे अपना राज कर लेता है। एग्जाम्पल बीएसएनएल, एमटीएनएल का प्राइवेट सेक्टर, एनओसीआईएल का आरआईएल, ठीक है। ये हुआ इसका चारों। फिर हम आए एफडीआई। तो एफडीआई क्या है सर? कि फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज इन अ टारगेट नेशन कंट्री बाय एंटरप्राइज लोकेटेड इन अनदर कंट्री फॉर अ मेजॉरिटी स्टेक एंड इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। एफडीआई इंडिया के अंदर 2 तरीके से आ सकता है सर, ऑटोमेटिक रूट
गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट रूट में किसकी अप्रूवल? एफआईपीबी। एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। क्या हर जगह सेम है क्या रेट एप्लीकेबल? नहीं सर, हर जगह एप्लीकेबल अलग अलग रेट्स हैं। क्या हर जगह फॉर एफडीआई अलाउड है क्या? नहीं सर, बहुत सारी जगह प्रोहिबिटेड है। कौन सी जगह में सर? एटॉमिक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी अलाउड नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट सीज, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्सीकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अलाउड है, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में अलाउड है। प्लांटेशन में भी अलाउड नहीं, लेकिन प्लांटेशन में किस में अलाउड है? टी प्लांटेशन। क्वेश्चन भी है पीछे। हाउसिंग रियल एस्टेट में अलाउड नहीं है, लेकिन टाउनशिप वाला काम वगैरह आप कर सकते हो। टीडीआर के अंदर काम नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर आप जो चीजें आप लेते हो उसका मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। सिगार, सिगरेट्स, इन सब का अलाउड नहीं है। ठीक है क्या? इंडिया जनरली एफडीआई कहां से ले रहा है? यूएस, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान एंड द यूएस। फिर आए एफआईआई। एफआईआई क्या है सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग कौन होते हैं? इनके पास खूब सारा पैसा होता है, करेक्ट? इनके पास खूब सारा पैसा होता है, तो ये दूसरे कंट्री में आते हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको लगता है अगर वहां से खूब पैसा कमा सकते हैं तो वहां पे पैसा लगाते हैं। मार्केट भयंकर बुलिश हो जाता है, इनको लगता है इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं कमा सकते, तो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो यूफोरिया इज शॉर्ट लिव्ड। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट प्रेफर्स सस्टेनेबल एफडीआई ओवर एफआईआई। ठीक है? फिर आया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इंडियन कंट्रीज बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। यहाँ पे एयरटेल वाला एग्जांपल है। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। हमने पूरे चैप्टर 4 को एक तरीके से एक क्लास में 2 बार पूरा ढंग से रिवाइज कर दिया है। मिलेंगे कल फिर से सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।